दुनिया बहुत कम ही पूरी तरह न्यायपूर्ण तरीके से काम करती है। यदि आपको अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है तो संभव है कि आप पहले ही एक से अधिक बार हार चुके हों, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों हुआ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने काम में कितनी ईमानदारी लगाते हैं या अतिरिक्त समय तक मेहनत करते हैं। कई विश्वविद्यालय की डिग्रियां जमा कर लेना या दीवार को डिप्लोमा से भर देना भी किसी चीज की गारंटी नहीं देता। किसी न किसी समय कोई व्यक्ति आपको धोखा देगा। लेकिन इस स्थिति की सबसे कठिन बात, धोखा खुद नहीं होता, बल्कि यह होता है कि आपने उसे आते हुए कभी देखा ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां कुछ लोग केवल दिखाई देने वाले नियमों का पालन करते हैं, वहीं दूसरे लोग उन नियमों को समझना सीख लेते हैं जिनका कोई खुलकर उल्लेख नहीं करता। समय के साथ ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां बहुत बुद्धिमान लोग कुछ ही मिनटों की बैठकों में अवसर खो देते हैं। यह भी देखा गया है कि असाधारण प्रतिभाएं कभी कभी कम सक्षम लोगों द्वारा बदल दी जाती हैं, जिनके पास बेहतर रणनीतियां होती हैं। यहां तक कि कुछ दयालु लोग बार बार पीड़ित बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने मासूमियत को ही सद्गुण समझ लिया। लेकिन एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्पष्ट रूप से समझाते हैं। इन गतिशीलताओं को समझने का मतलब बुरा इंसान बनना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का मानसिक कवच विकसित करना। जो आप सीखने जा रहे हैं वह दूसरों को नियंत्रित करने की मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि खुद को नियंत्रित होने से बचाने का तरीका है। इस प्रकार के ज्ञान को रणनीतिक बुद्धिमत्ता का एक रूप कहा जा सकता है, जिसे बहुत से लोग केवल कठिन परिस्थितियों, अपमानों या हार के बाद ही सीखते हैं। ऐसे अनुभव जो उन्हें शून्य से फिर से खड़ा होने के लिए मजबूर करते हैं। यह वह क्षमता है जिसमें आप ध्यान से सुनते हैं जब दूसरे बोल रहे हों, शांत रहकर निरीक्षण करते हैं जब सब लोग कार्य कर रहे हों, और केवल सही समय पर हस्तक्षेप करते हैं। इसी संदर्भ में 8 मनोवैज्ञानिक गुण सामने आते हैं जो अक्सर उन लोगों को अलग करते हैं जो नेतृत्व करते हैं, और उन लोगों से जो जीवन भर दूसरों का अनुसरण करते रहते हैं। इन विचारों में से कई को सदियों पहले राजनीतिक विचारक निकोलो माकियावेली ने भी वर्णित किया था, और आश्चर्यजनक रूप से वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी आवश्यक है। इस प्रकार का ज्ञान एक शेफ के चाकू की तरह है। इसका उपयोग कुछ मूल्यवान बनाने के लिए भी किया जा सकता है और नुकसान पहुंचाने के लिए भी। यदि आप खुद को सुरक्षित रखना और यह समझना चाहते हैं कि कुछ मानवीय गतिशीलताएं कैसे काम करती हैं, तो आप सही जगह पर हैं। लेकिन यदि उद्देश्य निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना है, तो यह दृष्टिकोण उसके लिए नहीं है। इन विचारों का वास्तविक लाभ यह है कि आप आवेग में प्रतिक्रिया देना बंद करें और अधिक रणनीतिक तरीके से कार्य करना शुरू करें। इन सभी पाठों में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है परिणामों के प्रति गहरा ध्यान। यही मानसिकता अक्सर उन लोगों के बीच अंतर पैदा करती है जो सच में आगे बढ़ते हैं, और उन लोगों के बीच जो केवल सफलता की बात करते हैं लेकिन उसे वास्तविकता में नहीं बदल पाते। पहला पाठ एक अवधारणा में समेटा जा सकता है, गणनात्मक अपारदर्शिता। स्वयं माकियावेली ने एक विचार व्यक्त किया था जो आज भी सच है। अधिकांश लोग केवल वही देखते हैं जो आप दिखाई देते हैं, जबकि बहुत कम लोग वास्तव में यह जानते हैं कि आप कौन हैं। सरल शब्दों में, आधुनिक दुनिया में सबसे आम गलतियों में से एक यह मानना है कि सब कुछ पूरी तरह दिखा देने से विश्वास पैदा होता है। वास्तव में पूरी तरह खुल जाना आपको बहुत अधिक पूर्वानुमेय बना सकता है, और जो चीज पूर्वानुमेय होती है उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसे बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए, जैसे वेतन पर बातचीत। वहां आपकी अपेक्षाओं, जरूरतों या सीमाओं के बारे में जो भी विवरण आप बताते हैं, वह दूसरी तरफ के लिए ऐसी जानकारी बन सकता है जिसे वे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए यह सीखना कि क्या दिखाना है और क्या अपने पास रखना है, किसी भी पेशेवर या व्यक्तिगत वातावरण में एक बुद्धिमान रणनीति का हिस्सा है। एक नौकरी की बातचीत में अक्सर एक सामान्य स्थिति होती है। आपका बॉस आपसे पूछता है कि आप कितना वेतन अपेक्षित करते हैं। बहुत से लोग पूरी ईमानदारी से एक निश्चित संख्या बता देते हैं और समझाते हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि वह राशि उचित है।
लेकिन ऐसा करते समय वे एक रणनीतिक गलती कर बैठते हैं। एक सटीक संख्या बताकर वे अपनी अधिकतम सीमा दिखा देते हैं, जिससे दूसरी तरफ को ठीक ठीक पता चल जाता है कि वह आपको खोए बिना कहां तक बातचीत कर सकता है। इस स्थिति को संभालने का एक अधिक बुद्धिमान तरीका भी है। तुरंत कोई संख्या बताने के बजाय आप कह सकते हैं कि आप अलग अलग अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पूरे लाभों का पैकेज है, जैसे पेशेवर विकास, संगठन पर प्रभाव और काम में स्वतंत्रता का स्तर। इसके बाद आप सवाल वापस पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि कंपनी के मन में क्या प्रस्ताव है। इस तरह जवाब देने से बातचीत का दबाव दूसरी तरफ चला जाता है। इसे ही गणनात्मक अपारदर्शिता कहा जा सकता है। मुख्य बात झूठ बोलना नहीं है, बल्कि रणनीतिक तरीके से संवाद करना है। जब कोई आपसे आपके योजनाओं या अगले कदमों के बारे में पूछे, तो हमेशा हर विवरण बताना आवश्यक नहीं होता। कई बार केवल सामान्य उद्देश्य साझा करना ही पर्याप्त होता है, जबकि बाकी जानकारी सुरक्षित रखी जा सकती है। इस तरह आप दूसरी व्यक्ति को अपने मन से खाली स्थान भरने देते हैं। जिज्ञासा अक्सर सम्मान पैदा करती है और थोड़ा रहस्य उस मूल्य को बढ़ा सकता है जो लोग आपके प्रस्ताव में देखते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके पास मौजूद जानकारी आपकी सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक है और इसे पहली ही बातचीत में पूरी तरह खर्च कर देना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार है अनुकूलनशील व्यक्तित्व विकसित करना। यहां एक वास्तविकता सामने आती है जो कभी कभी असहज लग सकती है। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना संभव नहीं है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसका मतलब नकली होना है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। ऐसे मूल्य दिखाना जो आपके पास हैं ही नहीं, वह नकलीपन होगा। लेकिन परिस्थिति के अनुसार अपनी असली व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को दिखाना अनुकूलन है। अत्यधिक कठोर प्रामाणिकता कभी कभी सीमा बन सकती है। पानी को देखिए, वह जिस पात्र में होता है उसके अनुसार आकार बदल लेता है, लेकिन उसका सार वही रहता है। मानव संचार में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक स्पष्ट उदाहरण कई उद्यमियों का है जो वर्षों तक अपने प्रोजेक्ट्स को हमेशा एक ही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उत्साह, जुनून और एक प्रेरणादायक दृष्टि के साथ। लेकिन सभी निवेशक अपने निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लेते। कुछ लोगों को ठोस डेटा, विश्लेषण और स्पष्ट प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है। जब कोई उद्यमी इस अंतर को समझता है और उसी विचार को प्रस्तुत करने के तरीके को समायोजित करता है, तो परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। जो निवेशक भावनात्मक कहानी को महत्व देते हैं, उनके सामने उद्देश्य और दृष्टि को व्यक्त करने वाली कहानियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर, विश्लेषणात्मक प्रोफाइल वाले लोगों के सामने संख्याओं, वित्तीय प्रक्षेपणों और केस स्टडी पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी होता है। उत्पाद वही रहता है, जो बदलता है वह है उसे संप्रेषित करने का तरीका। कई बार यह छोटा सा समायोजन उन दरवाजों को खोल सकता है जो पहले बंद प्रतीत होते थे। सिद्धांत में यह तरीका सरल है, हालांकि इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बोलने से पहले अपने सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखें। उसकी सोचने की शैली, प्राथमिकताओं और निर्णय लेने के तरीके को समझना इस बात में बड़ा अंतर ला सकता है कि आप अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करते हैं। अनुकूलन की यह क्षमता अक्सर पेशेवर और सामाजिक वातावरण में सबसे मूल्यवान कौशलों में से एक होती है। जब आप अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो बेहतर संवाद के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वे कैसे सोचते हैं। यदि आपका सामने वाला व्यक्ति विश्लेषणात्मक मानसिकता रखता है, तो स्पष्ट डेटा, ग्राफ और ठोस प्रमाण प्रस्तुत करना सबसे प्रभावी होता है। इसके विपरीत, यदि वह व्यक्ति भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, तो उसकी आकांक्षाओं, चिंताओं या व्यक्तिगत प्रेरणाओं से जुड़ना अधिक उपयोगी होता है। वहीं यदि आप किसी व्यावहारिक और परिणाम उन्मुख व्यक्ति के सामने हैं, तो वास्तविक उदाहरण और ठोस उपलब्धियां ही उसे सबसे अधिक प्रभावित करेंगी। मुख्य नियम सरल है। आप अपने विचार प्रस्तुत करने के तरीके को समायोजित कर सकते हैं, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अपने संवाद को अनुकूल बनाना अपनी पहचान खोना नहीं है, बल्कि संदर्भ के अनुसार उसी बात को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करना है।
फिर भी यह अनुकूलन क्षमता एक और अधिक शक्तिशाली कौशल से जुड़ी होती है, परिणामों पर भावनात्मक रूप से निर्भर न रहना सीखना। यहीं पर विरक्ति का सिद्धांत सामने आता है। एक विचार है जो स्कूलों में शायद ही कभी सिखाया जाता है। जिस चीज को खोने से आप नहीं डरते, वह आप पर अपना नियंत्रण खो देती है। बहुत से लोग 3 मुख्य डर के कारण जीवन जीते हैं: अपनी नौकरी खोने का डर, किसी संबंध को खोने का डर, या दूसरों की स्वीकृति खोने का डर। ये भय भले ही अक्सर अनदेखे रह जाते हों, अदृश्य जंजीरों की तरह बन सकते हैं, जिन्हें अन्य लोग प्रभाव डालने या नियंत्रण करने के लिए उपयोग करते हैं। एक सामान्य उदाहरण कार्यस्थल में देखा जाता है। कुछ लोग वर्षों तक कठिन काम के वातावरण में बने रहते हैं, अत्यधिक काम के घंटे या कठिन स्वभाव वाले बॉस के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें छोड़ने के परिणामों से डर लगता है। किसी दूसरी नौकरी मिलने की अनिश्चितता या अपने पेशेवर मार्ग को नुकसान पहुंचाने का डर उन्हें उसी स्थिति में बांधे रखता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वास्तव में यह संभावना कल्पना करने लगता है कि वह जा भी सकता है और डर के आधार पर काम करना बंद कर देता है, तो उसके रवैये में कुछ बदल जाता है। वह व्यक्ति अधिक स्पष्ट सीमाएं तय करना शुरू करता है, अनुचित कार्यों को स्वीकार करता है और बातचीत में अधिक आत्मविश्वास के साथ भाग लेता है। दिलचस्प बात यह है कि यह परिवर्तन अक्सर उसके आसपास के लोगों के साथ संबंधों की गतिशीलता को भी बदल देता है। जब अन्य लोग महसूस करते हैं कि अब वे डर के माध्यम से नियंत्रण नहीं कर सकते, तो सम्मान बढ़ने लगता है। समय के साथ जाना या रहना एक निराशाजनक प्रतिक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक सचेत निर्णय बन जाता है। किसी भी बातचीत या सौदेबाजी में कुछ ऐसा ही होता है। असली लाभ अक्सर उसी व्यक्ति के पास होता है जो परिस्थितियां उचित न होने पर मेज से उठकर जाने के लिए तैयार रहता है। विरक्ति का अर्थ उदासीनता या ठंडापन नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्पष्टता और एक मजबूत रणनीतिक स्थिति का प्रतीक है। चौथा विचार उस चीज से जुड़ा है जिसे मौन लाभ, साइलेंट लेवरेज कहा जा सकता है। वास्तविक शक्ति को शायद ही कभी शोर मचाकर दिखाने की आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी बातचीत में सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर दूसरों की तुलना में कम बोलते हैं, और यह संयोग नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल किया गया मौन एक बहुत प्रभावी मनोवैज्ञानिक उपकरण बन सकता है। जब कोई व्यक्ति कठिन प्रश्न पूछता है, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया तुरंत जवाब देना होती है, ताकि असहजता से बचा जा सके। लेकिन कुछ सेकंड का मौन पूरी बातचीत की दिशा बदल सकता है। यह छोटा सा विराम तनाव पैदा करता है और कई बार दूसरी व्यक्ति को फिर से बोलने के लिए प्रेरित करता है। अतिरिक्त जानकारी जोड़ते हुए, प्रश्न को फिर से शब्दों में रखते हुए, या ऐसे विवरण प्रकट करते हुए जिनका उसने पहले उल्लेख नहीं किया था। यह तरीका अलग अलग संदर्भों में काम करता है: पेशेवर बातचीत, व्यक्तिगत असहमति, और यहां तक कि रोजमर्रा की बातचीत में भी जब कोई आपको दबाव में डालने या आपके निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करता है। हर विराम को शब्दों से भरने की आवश्यकता न महसूस करना सीखना मौन को भी काम करने का अवसर देता है। यह छोटा तनाव बातचीत को आगे बढ़ा सकता है और कभी-कभी उससे अधिक जानकारी सामने ला सकता है जितनी दूसरी व्यक्ति साझा करना चाहता था। कई बातचीतों में एक सरल लेकिन शक्तिशाली नियम होता है: केवल तब बोलें जब आपके शब्द मौन से अधिक मूल्य जोड़ते हों। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों को तौलना सीख लेता है और हर विराम को भरने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, तो उसकी उपस्थिति अक्सर अधिक अधिकारपूर्ण महसूस होती है। यदि ये विचार आपके संबंधों और दैनिक बातचीत को देखने के तरीके को बदलने लगते हैं, तो इसका कारण यह है कि यह दृष्टिकोण संवाद को अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण से समझने का निमंत्रण देता है। पांचवां पाठ एक ऐसे कौशल पर केंद्रित है जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह विकसित करते हैं: सच्चे इरादे के साथ सुनना। वास्तव में अधिकांश मानवीय निर्णय केवल तर्क के आधार पर नहीं लिए जाते। लोग केवल उत्पाद की विशेषताओं के कारण उसे नहीं खरीदते, वे अपनी आंतरिक चिंताओं के समाधान खोजते हैं। इसी तरह कंपनियां केवल तकनीकी कौशल को नहीं नियुक्त करती, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को खोजती हैं जो विशिष्ट समस्याओं को हल कर सकें। यहां तक कि व्यक्तिगत संबंधों में भी कुछ ऐसा ही होता है।
कई बातचीत इस आवश्यकता से उत्पन्न होती है कि व्यक्ति खुद को समझा हुआ या मूल्यवान महसूस करे। इसी संदर्भ में मनोवैज्ञानिक प्रतिध्वनि की अवधारणा सामने आती है। इस विचार का अर्थ है उस भावना को प्रतिबिंबित करना जिसे दूसरी व्यक्ति अनुभव कर रही है, ताकि वह खुद को समझा हुआ महसूस करे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वही शब्द दोहराएं जो उसने कहे, बल्कि यह है कि आप उसके शब्दों के पीछे की भावना को पहचानें और उसी समझ से प्रतिक्रिया दें। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी यह कहता है कि उसका बॉस कभी उसके काम को पहचानता नहीं है और उसके प्रयासों का श्रेय अंत में किसी और को मिल जाता है, तो बहुत से लोग तुरंत सलाह देने लगते हैं, जैसे कि उसे अपने वरिष्ठ से बात करने की सलाह देना, अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखने को कहना या नई नौकरी खोजने पर विचार करने को कहना। लेकिन इस तरह की प्रतिक्रियाएं अक्सर समाधान पर केंद्रित होती हैं, बिना पहले यह समझे कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। मनोवैज्ञानिक प्रतिध्वनि, साइकोलॉजिकल इको, लागू करने का अर्थ होगा अलग तरीके से प्रतिक्रिया देना। पहले उस छिपी हुई भावना को पहचानना। आप कह सकते हैं कि शायद यह बहुत निराशाजनक लगता होगा जब किसी का प्रयास अनदेखा रह जाता है, या यह महसूस होना कि आपकी कद्र नहीं की जा रही। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी भावनात्मक स्थिति को समझा गया है, तो वह आमतौर पर शांत हो जाता है और बातचीत में अधिक खुलकर भाग लेने लगता है। इसलिए एक अच्छा अभ्यास यह है कि सुनने के इरादे को बदल दिया जाए। तुरंत यह सोचने के बजाय कि आपको क्या जवाब देना है, यह पहचानने की कोशिश करें कि सामने वाले के शब्दों के पीछे कौन सी भावना छिपी है। अपने आप से पूछें कि क्या उसके शब्दों के पीछे निराशा, असुरक्षा, डर या मान्यता पाने की इच्छा है। सलाह देने से पहले उस भावना को प्रतिबिंबित करना अक्सर विश्वास पैदा करता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। छठा पाठ एक अधिक जटिल विषय से जुड़ा है, नैतिक अस्पष्टता। वास्तविक जीवन में कई निर्णय पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत के बीच स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं होते। यह मान लेना कि हर स्थिति केवल सफेद या काले रंग में ही होती है, अक्सर ऐसे सरल निष्कर्षों की ओर ले जाता है जो दुनिया की जटिलता को नहीं दर्शाते। एक सामान्य उदाहरण टीम नेतृत्व में दिखाई देता है। कल्पना कीजिए कि समूह का एक सदस्य बहुत विनम्र और आकर्षक व्यक्तित्व वाला है, लेकिन उसका प्रदर्शन बार बार ऐसी गलतियां पैदा करता है जो दूसरों के काम को प्रभावित करती हैं। समय के साथ बाकी सहकर्मियों को उन गलतियों की भरपाई करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे टीम की गतिशीलता कमजोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में दो रास्ते सामने आ सकते हैं। पहला यह है कि व्यक्ति को असहज न करने के लिए संघर्ष से बचा जाए और समस्या को जारी रहने दिया जाए। दूसरा रास्ता है स्थिति का सीधे सामना करना, एक कठिन बातचीत करना और शायद ऐसे निर्णय लेना जो पूरे समूह के हित को प्राथमिकता दें। इस प्रकार के दुविधाओं का विश्लेषण सदियों पहले राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली ने भी किया था। उनका सुझाव था कि निर्णयों का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि वे नैतिक रूप से कैसे दिखाई देते हैं, बल्कि इस आधार पर भी कि उनके परिणाम पूरे समूह के लिए क्या होंगे। इस दृष्टिकोण से देखें तो दृढ़ता से कार्य करना क्रूरता का संकेत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना जो निर्णयों के वास्तविक प्रभाव को ध्यान में रखता है। कई बार नेतृत्व का अर्थ ही यही होता है, वह रास्ता चुनना जो पूरे समूह के लिए बेहतर हो, भले ही इसके लिए असहज बातचीत या कठिन निर्णय लेने पड़े। जीवन की कई स्थितियों में जो चीज दयालुता जैसी लगती है, उसके पीछे कुछ और भी छिपा हो सकता है। कठिन निर्णयों का सामना करने का डर, कभी कभी संघर्ष से बचना या दृढ़ रुख न लेना विनम्रता के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तव में यह एक प्रकार का बचाव हो सकता है। इसलिए असली चुनौती केवल वही करना नहीं है जो उस क्षण अच्छा लगता है, बल्कि वह चुनना है जो लंबे समय में बेहतर परिणाम देता है। यह विचार स्वाभाविक रूप से थोड़ी असहजता पैदा कर सकता है, क्योंकि यह गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाता है, लेकिन इस पर विचार करना व्यक्तिगत विकास का हिस्सा है। इसका अर्थ क्रूरता को सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कभी कभी बड़े हित के लिए दृढ़ता आवश्यक होती है। फर्क हमेशा उस इरादे में होता है जिसके साथ हम कार्य करते हैं।
सातवां पाठ नियंत्रित प्रदर्शन, कंट्रोल्ड एक्सपोजर से संबंधित है। आज के समय में जब बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपने जीवन का हर विवरण साझा करते हैं, थोड़ा रहस्य बनाए रखना एक लाभ बन सकता है। नियंत्रित प्रदर्शन का अर्थ है अपनी क्षमताओं और मूल्य को धीरे धीरे दिखाना, जिससे जिज्ञासा बनी रहती है और आसपास के लोगों की रुचि भी। उदाहरण के लिए सोचिए कि कई सीरीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कैसे काम करती है। एपिसोड एक ही बार में सारी जानकारी प्रकट नहीं करते। हर एपिसोड कुछ सवालों के जवाब देता है, लेकिन साथ ही नए सवाल भी पैदा करता है जो दर्शकों की रुचि बनाए रखते हैं। यही तर्क पेशेवर दुनिया में भी लागू किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप नई नौकरी शुरू करते हैं और आपके पास बहुत सी क्षमताएं हैं जो पहले ही दिन से मूल्य जोड़ सकती हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति यह होगी कि आप सब कुछ तुरंत दिखा दें ताकि अच्छा प्रभाव पड़े, लेकिन ऐसा करने से कभी-कभी आपकी प्रगति की धारणा जल्दी रुक सकती है। यदि शुरुआत में ही सभी को पता चल जाए कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, तो समय के साथ ऐसा लग सकता है कि आपका विकास स्थिर हो गया है। इसके विपरीत, यदि आप शुरुआत में कुछ क्षमताएं दिखाते हैं और समय के साथ अलग-अलग क्षणों में अन्य क्षमताएं सामने लाते हैं, तो लगातार विकास की धारणा बनती है। लोग आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो समय समय पर नई क्षमताओं से उन्हें आश्चर्यचकित करता है। प्रतिभा वही रहती है, लेकिन लोगों की धारणा पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए कई बार अपनी ताकतों को धीरे धीरे दिखाना शुरुआत में सब कुछ दिखाने से अधिक प्रभावी होता है। आठवां और अंतिम पाठ शायद सबसे महत्वपूर्ण है, परिणामों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है जो आपके निर्णय लेने के तरीके को बदल सकता है। क्या आपका उद्देश्य यह साबित करना है कि आप सही हैं या वास्तव में परिणाम हासिल करना है? बहुत से लोग ऐसी बहसों में बहुत ऊर्जा खर्च कर देते हैं जिनका उद्देश्य केवल अपने अहंकार की रक्षा करना होता है। वे बहस जीत सकते हैं, लेकिन उसी समय महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं। इसके विपरीत, जो लोग समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अक्सर अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण कार्यस्थल में देखा जा सकता है। कुछ लोग घंटों यह साबित करने में लगा देते हैं कि कोई गलती उनके विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी। शायद वे सही भी हों, लेकिन जब तक वे अपनी स्थिति का बचाव करते रहते हैं, समस्या का समाधान नहीं होता और संगठन समय और संसाधन खोता रहता है। इसके विपरीत, कुछ नेता एक अधिक उपयोगी प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इस स्थिति को जितनी जल्दी हो सके कैसे हल किया जाए। यही सोच अक्सर उन लोगों के बीच अंतर पैदा करती है जो केवल बहस करते हैं और जो वास्तव में आगे बढ़ते हैं। परिणाम केंद्रित मानसिकता का अर्थ यह भी है कि अपनी ऊर्जा उन कार्यों पर केंद्रित की जाए जो वास्तव में प्रभाव पैदा करते हैं। उत्पादकता के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे परेटो प्रिंसिपल कहा जाता है। इसके अनुसार हमारी कुछ ही गतिविधियां अधिकांश परिणाम पैदा करती हैं। उन महत्वपूर्ण गतिविधियों की पहचान करना आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। इसीलिए किसी भी कार्य में समय लगाने से पहले अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछना उपयोगी होता है। क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या केवल मुझे व्यस्त महसूस करा रहा है? लगातार व्यस्त रहना हमेशा प्रभावी होने का संकेत नहीं होता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो संभव है कि इस प्रकार के विचार आपको आकर्षित करते हों, क्योंकि वे पेशेवर और सामाजिक दुनिया की गतिशीलताओं को समझने का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इतिहास में कई विचारकों ने इन विषयों पर विचार किया है, जिनमें निकोलो मैकियावेली भी शामिल हैं, जिन्होंने जटिल परिस्थितियों में लोगों को अपने विचारों और परियोजनाओं की रक्षा करने के तरीकों का विश्लेषण किया। इन रणनीतियों को समझना किसी व्यक्ति को चालाक या कपटी नहीं बनाता, बल्कि यह हमें मानवीय संबंधों के काम करने के तरीकों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। सच्ची बुद्धिमत्ता केवल चतुर होने में नहीं है, बल्कि इस ज्ञान का उपयोग निर्माण करने, सुरक्षा देने और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में है। अंत में हर व्यक्ति स्वयं तय करता है कि वह जो सीखता है उसे कैसे लागू करेगा। ये उपकरण अवसर बनाने, संबंधों को मजबूत करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। असली कुंजी हमेशा जिम्मेदारी और उस उद्देश्य में होगी जिसके साथ इनका उपयोग किया जाता है।